Hello students, PG semester 4, all subjects, your general elective paper 1, title is Human Rights. So students, we were discussing about human rights, its concept, its meaning. So now we will move into more detail of it, to the details of it. So in the world, it was required to have an international human rights law, क्योंकि दुनिया में हर एक जगह एक ही तरह के इंसान हैं। जहाँ भी इंसान है दुनिया में सब एक ही तरह के हैं इंसान, भले ही कोई पुरुष हो कोई महिला हो किसी का रंग कुछ हो, ओके, बट दे आर ह्यूमन बीइंग। सो उनके अधिकार भी जो है एक ही तरह के होने चाहिए, सबको बराबरी रूप से मिले हुए। इसीलिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ का फ्रेमवर्क हुआ, ओके, which is which international human rights law basically it lays down the obligation of governments to act in a certain ways or to refrain from certain acts in order to promote and protect human rights and fundamental freedoms of individual or groups. So there, इसको भी मिटा दे रहे हैं so that I'll get more space to write. ये सिलेबस था आपका, होप स्टूडेंट्स आप सबके पास होगा। ये नहीं होगा तो आप इस जो वीडियो है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। So there was the requirement for the framework of international human rights law. Why? To ensure every individual of the world get all these rights, should get all these rights. जो rights हम लोग discuss किए, because it lays down the obligation on the governments, government को बाध्य करता है to act in a certain way, किस ढंग से वो कानून व्यवस्था का पालन करे अपने नागरिकों के लिए, किस तरह से कानून का वो बनाए और कानून की पालना करे, पालन करवाए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा, और उन सब कुछ चीजों से वो दूर रहे, जैसे भेदभाव नहीं करे अपने नागरिकों के बीच में। तो उस वजह से तो ये इन सब को लेकर के क्या होगा, ह्यूमन राइट्स जो है वो प्रमोट होगा, लोगों के ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट होंगे, ओके, और लोगों को स्वतंत्रता का जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट है फ्रीडम का ऑफ द इंडिविजुअल्स और द ग्रुप्स, they will be ensured, they will be given, and the people will enjoy, and you are enjoying it. So like this, international human rights law was frameworked. तो इसके तहत सबसे बड़ा अचीवमेंट था यूनाइटेड नेशन की स्थापना। मैं लिखते जाता हूँ सीक्वेंशियल वे में, क्रोनोलॉजिकल वे ऑर्डर में, आप समझते जाना इसको। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि उस द्वितीय विश्व युद्ध में ह्यूमन राइट्स की घोर उल्लंघन हुए थे, नरसंहार हुआ था, जीनोसाइड हुआ था, ओके, तो यानी इसमें राइट टू लाइफ, राइट टू वर्क, राइट टू फ्रीडम, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, ओके, ये सब छीन लिए गए थे और काफी दुनिया के कई हिस्सों में तबाही मची थी और इससे पूरा वर्ल्ड अफेक्ट हो गया था। तो 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था ह्यूमन राइट्स के भी
संदर्भ में। ओके, 1 सेकेंड, क्लास ले रहे हैं आएंगे। ठीक, ओके, हाँ, coming back to you. So in 1945, there was a great achievement in the form of the establishment of and creation of United Nations. Creation of United Nation हुआ, जो कि एक बॉडी था ह्यूमन राइट्स को, इसी बॉडी के थ्रू ह्यूमन राइट्स को एनफोर्स किया जाएगा। और ये दिस इज द बॉडी ऑफ, दिस वाज द बॉडी ऑफ is the body of human rights law. ठीक है, और यह बॉडी का नाम था क्योंकि यह बॉडी है, इस बॉडी के अंदर यूनाइटेड नेशन एक बड़ा बॉडी है, उस बॉडी के अंदर एक छोट बॉडी है जिसका नाम था उस समय जब ये क्रिएट हुआ, ह्यूमन राइट्स के संदर्भ में बता रहे हैं, तो यूनाइटेड नेशन क्रिएट हुआ। इसके यूनाइटेड नेशन के अंदर ह्यूमन राइट्स को कौन देखेगा, वो था, उसका नाम था यूनाइटेड नेशन कमीशन, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। ओके, 1945 में यूनाइटेड नेशन के क्रिएशन के साथ इस बॉडी का भी क्रिएशन हुआ। तो दिस body belongs to this body and it was the body of human rights law पहले। अभी दूसरा है, ओके, 2006 में ह्यूमन राइट्स काउंसिल की स्थापना हुई जो कि यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को रिप्लेस कर दिया। ओके, उसके बाद 1948 में इसी बॉडी के तहत, यूनाइटेड कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स के तहत यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ, एडॉप्ट हुआ। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UHDR। ये डिक्लेरेशन है, घोषणा पत्र है कि हम सभी सदस्य देश इसका पालन करेंगे। तो इसी घोषणा पत्र में ये जो हम डिफिनेशन वगैरह लिखवाए ह्यूमन राइट्स का, वो सब इसके अंदर है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो सब इसमें लिखा हुआ है। एंड दिस वाज एडॉप्टेड बाय जनरल असेंबली इन 1948। और उसके बाद से यूनाइटेड नेशन हैज ग्रेजुअली एक्सपेंडेड ह्यूमन राइट्स लॉ। फिर कुछ कंपोनेंट्स 1976 में ऐड हुए, 1989 में ऐड हुए, ओके, और 2006 में तो इसका नाम ही बदल गया, यूनाइटेड कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स का ह्यूमन राइट काउंसिल नाम रखा गया इसका, और कुछ उसमें एडिशंस हुए। ओके, उस पर आएंगे हम लोग। तो पहले अभी इसको समझिए कि यह यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एडॉप्ट किया गया जनरल असेंबली के द्वारा 1948 में, और उसके बाद से यूनाइटेड नेशन
धीरे धीरे एक्सपेंड किया ह्यूमन राइट्स लॉ को, ठीक है, सो दैट एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड विमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, माइनॉरिटीज के लिए और अदर वल्नरेबल ग्रुप जो थे उनके लिए यह मॉडिफाई हुआ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारे वर्ल्ड में, बहुत सारे सोसाइटीज में बहुत टाइम से ये कॉमन रहा है। ओके, तो इस तरह से इसकी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की दिया गया। ओके, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है? एक माइलस्टोन डॉक्यूमेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स। ओके, तो पहला डॉक्यूमेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स आफ्टर द establishment of United Nations in 1945, and it was drafted by representative members at that time with representative members different part of the world से belong कर रहे हैं, वहाँ different legal और cultural background है, from all the regions of the world they have. These representatives included their opinions and they drafted this Universal Declaration of Human Rights. इसके बारे में सेपरेटली हम आपको और डिटेल में बताएंगे, अभी आप बस इसका कंसेप्ट को समझ लीजिए। ओके, सो it was drafted by member representatives at that time with different legal and cultural backgrounds from all regions of the world. And this declaration was proclaimed by United Nations General Assembly in Paris, 10th December 1948. ओके, इस तारीख को पेरिस में यह डिक्लेरेशन दिया गया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग हुई पेरिस में 10 दिसंबर 1948 को, और जो जनरल असेंबली रिजोल्यूशन जिसके तहत ये आया उसका नाम है जनरल असेंबली रिजोल्यूशन नंबर 217 ए ब्रैकेट में रोमन में 3, 270A3, and it became a common standard of achievement for all peoples and all nations. क्या विशेषता रही इसकी? It sets out for the first time fundamental human rights to be universally protected. It sets out for the first time fundamental human rights to be universally protected. किसी एक देश में किसी एक ग्रुप के ऊपर अत्याचार होता है तो वो दूसरे देश में शरण मांगने के लिए जा सकता है, इसीलिए यूनिवर्सली प्रोटेक्टेड है। तो दूसरे देश में उसके ह्यूमन राइट्स की रक्षा की जाती है। एसाइलम
शरण मांगी जाती है लोगों के द्वारा। ओके, जैसे अफगानिस्तान में जो सिख परिवार हैं वो भारत आए शरण मांगने के लिए, वहां पर उनके ऊपर एट्रोसिटीज हो रही है, उनका नरसंहार हो रहा है, तो भारत सरकार ने उन्हें अनुमति प्रदान की यहाँ रहने के लिए, और ह्यूमन राइट्स जो वहां पर उन्हें नहीं मिल रहे थे वह ह्यूमन राइट्स उसे यहाँ मिलेंगे। इसीलिए इसका यूनिवर्सली प्रोटेक्टेड होना जरूरी है। तो इट वाज यूनिवर्सली प्रोटेक्टेड by this adoption of Universal Declaration of Human Rights. Okay. And since its adoption in 1948, UDHR has been translated into more than 500 languages. And that's how it becomes the most translated document in the world. And it has inspired the constitutions of many newly independent states and many new democracies. See how important it is. It was. Later on, some components were added in UDHR as the human rights evolved. Components के नाम है International Covenant on Civil and Political Rights, International मतलब एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट हुआ मेंबर देशों के बीच में, सब लोग एग्री हुए। कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। और इसके दो ऑप्शनल प्रोटोकॉल भी ऐड हुए बाद में, 89 में एक ऐड हुआ, एक 76 में ही ऐड हो गया था। एक प्रोटोकॉल है कंप्लेन प्रोसीजर के आधार पर और दूसरा है डेथ पेनाल्टी के बारे में। ठीक, तो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स वाला इंटरनेशनल कोवेनेंट और इंटरनेशनल एंड एक और था एंड इंटरनेशनल कोवेनेंट, छोटा में लिख दिया आई और सी, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के बारे में। और इसके दो ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स भी हैं। ठीक है, ऑप्शनल प्रोटोकॉल यहां नहीं लिख रहे हैं, मेन लिख दिए। तो ये दोनों अवयव ऐड हुए 1976 में और इसके ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स ऐड हुए 1989 में, जैसे कि डेथ पेनाल्टी वाला कंपोनेंट। कि डेथ पेनाल्टी के बारे में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्या कहता है। किसी ने कोई ऐसा जघन्य अपराध किया है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के कैटेगरी में, तो उसे कैपिटल पनिशमेंट दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में दी जाती है और कई सारे देशों से यह कैपिटल पनिशमेंट जो है हटा दिया गया है, यह कह के कि यह ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है। लेकिन डिबेट चल रहा है, जिस व्यक्ति ने इतना जघन्य अपराध किया मतलब उसने किसी दूसरे के ह्यूमन राइट्स को या बहुत से लोगों के ह्यूमन राइट्स को उसने उल्लंघन किया, इसलिए उसे ऐसी सजा दी जाती है, क्योंकि उसने भी किया इसलिए उसने भी किया। लेकिन एक थ्योरी क्या कहता है सभ्य समाज वाला कि जैसे को तैसा वाला जो एटीट्यूड है, यह तो जंगल का कानून है कि उसने वैसा किया इसलिए हम भी वैसा कर देंगे उसके साथ।
तो ये थोड़ा सा असभ्य तरीका है, इसलिए फिर धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। और ये जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होगी, गवर्नमेंट भी इवॉल्व होगा, संविधान भी इवॉल्व होगा और अमेंडमेंट्स आते जाएंगे। तो अभी भी कैपिटल पनिशमेंट जो है 1989 के बाद भी काफी सारे देश इसको यूटिलाइज कर रहे हैं अपने कानून में। एंड कल्चरल राइट्स, तो ये दोनों कंपोनेंट मिल करके साथ में यूएचडीआर, ये प्लस ये दोनों कंपोनेंट प्लस यूएचडीआर मिलके बनता है इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। बिल ऑफ ह्यूमन राइट। तो अगर ऐसा सवाल आया व्हाट इज इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो आप लिखोगे यूएचडीआर के बारे में, जो भी बताया आपको, इसकी कब स्थापना हुई और ये इसमें क्या क्या था, और उसके बाद इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट और इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। इन तीनों को मिलकर के इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स बने। अब ये दोनों कोवेनेंट क्या है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, वो अभी हम आपको बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, so now I am coming to International Covenant on Economic, Social and Cultural Right first। इसको यहां से मिटा दे रहे हैं। ठीक, फर्स्ट वन इसी में आपका इकोनॉमिक राइट, सोशल राइट, कल्चरल राइट्स जो भी है इस यूनिट का वो टॉपिक कवर हो जाएगा। so it is about economic, social and cultural rights। ठीक, तो इससे रिलेटेड कौन सा एग्रीमेंट है? इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ठीक है, तो दिस कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स entered into force in 1976। इसके तहत ह्यूमन राइट्स जो कि ये एग्रीमेंट प्रमोट करता है और प्रोटेक्ट करता है वो क्या क्या है, इसके तहत ह्यूमन राइट, ये सब ह्यूमन राइट्स ही है। इकोनॉमिक राइट ये ह्यूमन राइट है, सोशल राइट ये भी ह्यूमन राइट है। ओके, तो इसके तहत जो राइट्स, इस कोवेनेंट के तहत जो राइट्स प्रमोट किए जाते हैं और प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, ये बाद में 1976 में ह्यूमन राइट्स में इंक्लूड हुए। पहले यूडीएचआर था सिर्फ, तो इसमें नंबर 1 है आपका रिलेटेड टू इकोनॉमिक राइट। क्या कहता है ये? इट गिव्स यू द राइट टू वर्क इन फेवरेबल कंडीशंस। इकोनॉमिक राइट हो यानी राइट टू वर्क है, काम करने के समान अवसर मिलेंगे और अच्छे माहौल में मिलेंगे। लिखते जाइए, द राइट टू वर्क in just and favorable conditions, यानी कार्य के स्थल पर किसी भी तरह का भेदभाव या हरासमेंट, टॉर्चर नहीं होना चाहिए।
किसी भी तरह का भेदभाव जाति, रंग और पुरुष है कि महिला है, इस सब के आधार पर नहीं होना चाहिए। द राइट टू वर्क इन जस्ट एंड फेवरेबल कंडीशंस, ये हो गया आपका इकोनॉमिक राइट। पहला। दूसरा आइए सोशल राइट। क्या कहता है ये? इट इज द राइट टू सोशल प्रोटेक्शन, द राइट टू सोशल प्रोटेक्शन to an adequate standard of living and to the highest attainable standards of physical and mental well-being। वेलबींग साथ में होता है, अलग अलग नहीं होता है। कहने का मतलब हुआ कि सामाजिक रूप से उसे सुरक्षा प्रदान की जाए, लोगों को या लोगों के समूह और या लोगों के एक ग्रुप को, ताकि वह एक एडिक्वेट लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में उन्हें कोई हिंड्रेंस ना हो और वह किसी भी तरह से फिजिकली गुलाम ना हो, मेंटली गुलाम ना हो, वह स्वतंत्र हो। एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह, तो यह बाध्यकारी है इन मेंबर्स स्टेट के ऊपर जो इस कोवेनेंट के एग्रीमेंट में है। हमारा देश भी है, तो यह सब जानना आपके लिए जरूरी है कि आपके क्या राइट्स हैं। यह सरकार का कर्तव्य है कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रदान करना। ठीक है। थर्ड, सो दिस इज रिलेटेड टू सोशल राइट्स। ठीक है। फोर्थ वन इज कल्चरल राइट। कल्चरल राइट थर्ड वन, यह पूरा एग्रीमेंट ही है इन तीनों राइट के लिए। तो कल्चरल राइट क्या कहता है? इट इज द राइट टू एजुकेशन। शिक्षा जो है वो कल्चर में रहा है, भले ही मिडिएवल टाइम में ये मनुष्य का अंदर से स्वभाव रहा है कि हम जाने, खोजें, किसी चीज को बेहतर ढंग से समझें। ये इनहेरेंट टेंडेंसी है हर ह्यूमन बीइंग्स का।
ओके, ये हमेशा से रहा है। भले ही अपॉर्चुनिटी नहीं मिली बहुत सारे ग्रुप्स को या इंडिविजुअल्स को, बट दे हैव ट्राइड टू सॉल्व द मिस्ट्रीज एंड पजल्स ऑफ डे टू डे लाइफ। तो यह सरकार के ऊपर बाध्यकारी है कि वह अपनी जनता को शिक्षा के अधिकार से वंचित ना करे। तो द राइट टू एजुकेशन ये सरकार का कर्तव्य है, इसीलिए फ्री एजुकेशन ये सब आप देखते हो, राइट टू एजुकेशन एंड द enjoyment of benefits of cultural freedom and scientific progress। संस्कृति के लिए सरकार किसी भी संस्कृति को, किसी भी कल्चर को उस देश में पाए जाने वाले उस रीजन में जहां पर उसका कानून चलता है उसे वो कर्ब नहीं कर सकती है, दबा नहीं सकती है। ओके, सरकार ये नहीं कर सकती जैसे हमारे कल्चर में है पर्व त्योहार मनाना, सरकार नहीं कर सकती कि नहीं अब से नहीं मनाना है। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में उसमें इफ बट लगाते हुए कुछ नियमों में इतने बजे से उतने बजे ये सब किया जा सकता है, लेकिन उसे रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, उसे मिटाया नहीं। अगर ऐसा सरकार कर रही है तो वह जनता के खिलाफ है और ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रही है, फिर यूनाइटेड नेशन उसके ऊपर एक्शन लेगा। हर 4 साल में रिव्यू किया जाता है हर देश का कि वहां पर रह रही जो जनता है उसके ह्यूमन राइट्स का क्या सिचुएशन है। विभिन्न भिन्न ग्रुपों, पूरे देश में बहुत तरह की संस्कृति है, डाइवर्सिटी है, भिन्न भिन्न रीजन के भिन्न भिन्न लैंग्वेज के बोलने वाले, भिन्न भिन्न रंगों के और भिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हैं। किसी एक को ऊपर रख के बाकी को नीचे करके ऐसा नहीं किया जा सकता है। सबको समान रूप से अवसर मिलने चाहिए। ये सरकार के ऊपर बाध्यकारी है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा इन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से, जो कि पहला डॉक्यूमेंट तो था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसके बाद जो 2 मॉडिफिकेशन हुए जो हम अभी बता रहे हैं आपको, इकोनॉमिक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और डिटेल में बताएंगे आपको, थोड़ा पूरा डॉक्यूमेंट ही बाद में विस्तार में देखेंगे सिलेबस में इसके बारे में और कितना बताना है, फिर हम करेंगे। फिर ये दोनों एडिशन, पहला कोविनेंट जो कि था इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के बारे में, ये ऐड हुआ। दोनों 1976 में ही एग्रीमेंट हुए। दूसरा कोविनेंट है इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, so that was also added. Now we will see it, civil and political right. Okay, hello students, आ रहा समझ में? I hope you are getting it, so I am moving ahead. Civil and political rights. It was included in International Covenant on Civil and Political Rights. ये क्या कहता है, ये किस तरह से सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को प्रदान कर रहा है नागरिकों को। ओके, 1 सेकेंड। हाँ, हेलो, क्लास ले रहे हैं, करते हैं। पहला, हाँ, किस तरह से ये करता है। तो इट वाज
given by the International Covenant on Civil and Political Rights, and its first protocol, optional protocol, entered into the force in 1976. The second optional protocol was adopted in 1989, डेथ पेनल्टी वाला, और ये कंप्लेन वाला, कंप्लेन प्रोसीजर. So this covenant about civil and political rights deals with such rights जैसे कि फ्रीडम ऑफ, नहीं उससे पहले, हाँ, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, सिविल और पॉलिटिकल राइट है आपका, सिविल राइट है. ये भी सिविल राइट है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ. राइट टू a fair trial, and presumption of innocence. फेयर ट्रायल प्रदान किया जाए हर व्यक्ति को, किसी के ऊपर अगर कोई आरोप लगा है तो, और जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए सबूतों के माध्यम से, तब तक उस व्यक्ति को निर्दोष मानना है. प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, निर्दोष मान के ट्रायल चलाना है, पहले ही दोषी नहीं मान लेना है. ठीक है, निर्दोष जब तक साबित ना हो तब तक उसको इनोसेंट ही कंसीडर करना है. ओके, बहुत सारे अवयव हैं और भी, जैसे कि फ्रीडम ऑफ थॉट, रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन का स्पेलिंग गलत हो गया, रिलीजन. ठीक, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, opinion and expression. लोग समूह में कहीं भी जुट सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाल सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ओके, शांतिपूर्ण तरीके से. तो दे कैन असेंबल पीसफुली. So peaceful assembly is allowed in this. Peaceful assembly of people. ठीक, they can form the association, संघ, पार्टी, अपना ग्रुप, समूह, ये सब बना सकते हैं. ठीक, इसीलिए आप लोग छात्र संगठन बनाते हो. कहाँ से मिला राइट? यही पॉलिटिकल राइट से. पीसफुल असेंबली
and freedom of association. एसोसिएशन, ठीक है. One can participate in public affairs and in elections. So participation, तो पॉलिटिकल राइट है ये सब. पार्टिसिपेशन ऑफ हो गया आपका इन पब्लिक अफेयर्स एंड इलेक्शंस. प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, minority rights. ठीक, तो ये 10 मुख्य अवयव हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के, और इसकी वजह से बहुत सारा प्रोटेक्शन मिल जाता है नागरिकों को, जिसकी वजह से वह जानबूझ के किया गया, यानी किसी एक ग्रुप द्वारा या सरकार द्वारा किया गया आर्बिट्रेरी deprivation of life, इससे बच जाते हैं. So now they get protected from, and because of this you get the protection from, क्या बोले अभी, arbitrary deprivation of life, arbitrary deprivation of life. सरकार चाहे तो किसी का हत्या नहीं कर सकती है, लेकिन ऐसा होता है बहुत सारे देशों में सरकारी हत्याएं होती हैं. पाकिस्तान में खूब होता है, किसी को भी उठा लेती है पुलिस और सेना वहां जनता में से किसी को, और उसको मार देती है, टॉर्चर करती है. तो आर्बिट्रेरी, तो ह्यूमन राइट्स का घोर उल्लंघन है वहां. आर्बिट्रेरी डिप्रिवेशन ऑफ लाइफ, टॉर्चर, क्रूएलिटी, लाइफ एंड टॉर्चर कर दो, एंड टॉर्चर. आर्बिट्रेरी डिप्रिवेशन ऑफ, आर्बिट्रेरी डिप्रिवेशन नहीं होगा, ये तो डिप्रिवेशन ऑफ लाइफ हो गया, टॉर्चर इसमें नहीं. डिप्रिवेशन ऑफ टॉर्चर तो उल्टा हो जाएगा मतलब, इसलिए आर्बिट्रेरी डिप्रिवेशन ऑफ लाइफ. प्रोटेक्शन फ्रॉम में लिख लो, टॉर्चर, क्रूएलिटी, स्लेवरी. भारत में भी बंधुआ मजदूर होते थे पहले, और अमेरिका में, अफ्रीका में जो स्लेवरी प्रॉब्लम से वो लोग ग्रसित थे बहुत पहले. बाद में स्लेवरी, इसको लॉ को एबोलिश कर दिया गया, बट स्टिल उसकी छाप जो है तो है. स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर, कोई जबरदस्ती आपसे काम नहीं करवा सकता है. आरबी
आर्बिट्रेरी अरेस्ट, इससे भी रक्षा होती है, और डिटेंशन, आर्बिट्रेरी इंटरफेरेंस विथ प्राइवेसी, इससे भी बचाव होता है कि कोई आपके मन मर्जी के अलावा गलत तरीके से आपके प्राइवेसी में दखल अंदाजी ना करे। वार प्रोपेगेंडा, इससे भी बचाव होता है। डिस्क्रिमिनेशन से रक्षा होती है। कोई भी तरफदारी नहीं कर सकता है रेशियल एंड रिलीजियस हेट्रेड जो फैला रहे हैं उसका। So it is also protecting you from the advocacy of racial or religious hatred। ठीक है, तो ये हो गया आपके इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। या आप क्या कह रहे हैं, एक टर्म दिए थे हम, या एक इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स कह सकते हैं। इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स इज इक्वल टू UDHR प्लस these two international covenant। One is international covenant on economic, social and cultural rights, and the second one is international covenant on civil and political rights। इन दोनों covenant और UDHR ये तीनों मिलके बने इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये कोई रातों रात संयोग नहीं था, ये धीरे धीरे करके इन इतने सारे वर्षों में इसका उत्थान हुआ। ठीक है, कैसे उत्थान हुआ आप समझिए। क्योंकि बहुत सारी बैठकें हुई, चर्चाएं हुई, मेंबर देशों के बीच में सुझाव दिए गए, उन सुझावों पर विचार किया गया, एक्सपर्ट कमेंट आए, ओपिनियन आए लोगों के, इतने सारे विद्वान लोगों के पूरे दुनिया में, और उन लोगों की बैठकों के परिणाम स्वरूप जो मिनट्स निकल के आए, जो उसका फल निकल के आया, फ्रूट, वह यही था कि बहुत सारे एग्रीमेंट्स जैसे ये इंटरनेशनल कोवेनेंट, ये सब लोग उस पर एग्री हुए। ओके, सो हाउ ऑल दीज थिंग्स हैव कम इनटू फोर्स। अगर लोग इकट्ठे नहीं होते, सब अपनी अपनी जगह पर है, तो ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, तो ऐसा तब संभव हुआ जब दुनिया के यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स इसके प्रति सजग हुए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए अपने नागरिकों के, और उन्होंने सीरियसली इस पर वर्क किया, मंथन किया, और फिर उस मंथन से जो निकल के आया उसको उन्होंने एडॉप्ट किया, एग्री किए कि हाँ हम इसको मानेंगे। लेकिन एग्री करने के बाद भी बहुत सारे देश 100% इसको नहीं मान पाते हैं, उनकी भी अपनी कुछ मजबूरियां हो जाती है, लेकिन कोई भी मजबूरी ऐसी नहीं हो सकती जो दूसरे इंसान का हक छीने। तो मिला जुला असर है पूरे वर्ल्ड में। फिर भी इतना भी बहुत है कि एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश हुआ जिसके तहत जो चीजें वास्तव में गलत हो रही थी उसे गलत बताया गया, और सही कैसे हो सकता है, उनसे बचाव कैसे हो सकता है, इसके लिए मार्ग प्रशस्त किया गया इन कानूनों के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के माध्यम से।
ओके, तो बहुत सारे ह्यूमन राइट्स कन्वेंशंस हुए। क्या हुए? ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन मतलब अधिवेशन, बैठकें हुई और चर्चाएं हुई, ह्यूमन राइट्स कन्वेंशंस। इसमें से मुख्य जो है वो आपको जान लेने चाहिए। इन्हीं कन्वेंशंस के परिणाम स्वरूप ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बने, या कहिए इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स बने। सो ए सीरीज ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स treaties and other instruments were adopted since 1945. 1945 के बाद भी बहुत सारे एडॉप्ट हुए ट्रीटीज। तो उसके फलस्वरूप यह एक्सपेंड हुआ। कौन एक्सपेंड हुआ? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ एक्सपेंड हुए। ए सीरीज ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स treaties and other instruments adopted since 1945 and have expanded body of international human rights law. ठीक, कौन कौन से कन्वेंशन मुख्य रूप से इंक्लूडेड है? बहुत सारे कन्वेंशंस हुए हैं। दे इंक्लूड द फर्स्ट वन जो कि 1948 में ही आ गया था, ओके, हुआ था, और उसका नाम है कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन। एंड पनिशमेंट ऑफ द crime of genocide. जीनोसाइड, जैसे अभी यूक्रेन में जीनोसाइड हो रहा है, मास मर्डर हो रहे हैं, तो क्या हो गया? ये क्राइम है, क्राइम ऑफ जीनोसाइड। कौन कर रहा है? रसिया का हेड ऑफ द स्टेट जो डिसीजन ले रहा है वो कर रहा है। तो उसको रोकने के लिए और जो ऐसा काम कर रहा है उसको पनिश करने के लिए 1948 में ही ये कन्वेंशन हुआ था कि अब और हिटलर के बाद कोई दूसरा हिटलर ना बन जाए इस दुनिया में। ठीक है, लेकिन बहुत सारे मकसदों में यूनाइटेड नेशन फेल हुआ है। कोई बात मानता है इसका? नहीं मानता है। बहुत कम लोग इसकी बातों को सुनते हैं। कौन लोग? देश, राष्ट्राध्यक्ष, वो ठेंगा दिखाते हैं, क्या कर लो, क्या कर लोगे। अमेरिका कहता है, यूनाइटेड नेशन कहता है हम सैंक्शन लगा देंगे, वो कहता है लगा दो सैंक्शन। जहाँ के राष्ट्राध्यक्ष जिद्दी होते हैं, तानाशाह प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया, ईरान, रसिया,
तो वहां के डरते नहीं है, और क्योंकि वो परवाह नहीं करते हैं कि जनता का हालत क्या होगा फिर, क्योंकि उनके पास सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, वो अपना मजे से रह रहे हैं और डिसीजन ले रहे हैं अपने ईगो को फुलफिल करने के लिए। लेकिन जनता जो है, पॉपुलेशन, वो मारी जाती है महंगाई से, भ्रष्टाचार से, भुखमरी से। क्योंकि अगर ये जिनोसाइड का क्राइम होगा तो अब दूसरे देश जो है उसको सैंक्शन लगा देंगे, कर देंगे, उससे व्यापार बंद हो जाएगा। और आजकल जो दुनिया है, ग्लोबल विलेज है, हर देश जो है, कोई भी एक देश अपने जरूरत की सभी चीजों का मैन्युफैक्चरिंग या रिसोर्स उस एक देश में नहीं होता है। अब दुनिया ऐसी हो गई है क्योंकि बहुत सारे जरूरत के चीजों की हम लोग निर्भर हो गए हैं। बहुत सारे जरूरत की चीजों पर हम लोग, जैसे जैसे साइंस का विकास हुआ, वैज्ञानिक प्रगति हुई और लोगों के जीवन में कंफर्ट आते गया, बहुत सारे, जैसे आज से 25 साल पहले मोबाइल लोगों के जरूरत का चीज नहीं था, आज सबसे ज्यादा जरूरत का चीज बन गया है। अभी आप लोग पढ़ाई भी मोबाइल पर करो, लेकिन मोबाइल कहाँ से बन के आ रहा है? चाइना से बन के आ रहा है। चाइना के पास क्या मजबूरी है? उसके पास रॉ मटेरियल नहीं है, उसके पास खेती योग्य भूमि कम है, खनिज कम है, वो दूसरे जगह से खनिज लेगा और अपने यहाँ बना करके फिर दूसरे को बेच देगा। इसी तरह हर देश के पास सारी वो चीजें नहीं है जिसकी उसे जरूरत है, इसीलिए व्यापार चलते रहता है। जिसके पास जो कम है वो आयात करता है, जिसके पास जो चीज ज्यादा है वो उसको निर्यात करता है। ठीक। तो सैंक्शन लग जाने के बाद जो जरूरत की चीजें हैं वो आयात नहीं कर पाएगा वह देश, और जनता फिर त्रस्त होगी। तो इसके लिए यह, लेकिन तानाशाह जो है ठेंगा दिखाते हैं जनरल असेंबली को, और वो उनकी बातों को नहीं मानते हैं, क्योंकि कुछ देश ताकतवर देश हैं, तो उनके खिलाफ फिर कौन लड़ेगा? तो वहां की जनता ही लड़ेगी। अल्टीमेटली यही होता है कि उस देश की जनता अपने सरकार के प्रति विद्रोह करती है और उसे उखाड़ फेंकती है और नई व्यवस्था कायम करती है। लेकिन इसको ईज करने के लिए, ऐसा ना हो, विद्रोह का सामना ना करना पड़े जनता को, सरकारें उपयुक्त आचरण करें, इसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने ये सारे राइट्स, ह्यूमन राइट्स प्रदान किए हैं, और इनको गवर्नमेंट्स को अवॉइड करना है, लेकिन वो नहीं करते हैं तो वैसा होता है। तो कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड, यह अधिवेशन 1948 में हुआ था, जिसमें लोग एग्री हुए कि हाँ, ऐसा कोई मास मर्डर, नरसंहार का काम करेगा तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। सारे देश मिल करके उस देश के खिलाफ निपटेंगे। दूसरा कन्वेंशन हुआ 1965 में, जिसका नाम था द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन on the elimination of all forms of racial discrimination. यह 1965 में हुआ था कन्वेंशन। The third convention was to on 1979 में हुआ था। This convention was on elimination of all discrimination, all forms of discriminations against women. तो ये है the convention on the elimination of all
forms of discrimination against women. इसमें इस कॉन्फ्रेंस का नाम ही है एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ, कन्वेंशन का नाम ही है द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इस कन्वेंशन का नाम है एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स, इसीलिए पहला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल से है। एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स नाम है ये कन्वेंशन का, एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन। अगेंस्ट में ए छोटा से, लेकिन वीमेन का डब्ल्यू बड़ा से। वीमेन, ये हुआ 1979 में। फोर्थ, कन्वेंशन ऑन द राइट्स, चाइल्ड के राइट का, कन्वेंशन ऑन द, नाम हो गया राइट्स ऑफ द चाइल्ड, 1989। सम्मेलन हुआ, राइट्स ऑफ द चाइल्ड क्या होने चाहिए, इस पर विचार विमर्श हुआ फिर से, और उसमें कंपोनेंट्स ऐड हुए 1989 में। फिर लास्ट but not the least, this fifth one, the latest one, this convention was on the person of rights of the person with disabilities. So this convention, once again, hello, हाँ ठीक, convention, coming to you, convention on the rights of the disabilities। यानी जो अपंग है, दिव्यांग है, उनके अधिकारों का भी सम्मान होना चाहिए, उनके ऊपर टॉर्चर नहीं होना चाहिए, उन्हें फैसिलिटीज प्रदान की जानी चाहिए। ये हुआ 2006 में। तो इन सारे कन्वेंशंस के फलस्वरूप लास्ट वाला जो कन्वेंशन 2006 में हुआ, इसके बाद ह्यूमन राइट्स काउंसिल एग्जिस्टेंस में आया। कौन आया एग्जिस्टेंस में? ह्यूमन राइट्स काउंसिल। आई आपको कि 2006 से 60 साल पहले तक, 60 इयर्स पहले तक कौन बॉडी वर्क कर रहा था यूनाइटेड नेशन का? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट। यूनाइटेड नेशन, थोड़ी देर पहले बताया ना, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट। कब से कब तक? 1945 से लेके आपका 2006 तक ये स्टेब्लिश हुआ। 15 मार्च 2006 को, 15
मार्च 2006 को इस्टेब्लिश हुआ ह्यूमन राइट्स काउंसिल। And after its establishment by the General Assembly, because it is reporting directly to the General Assembly, it replaced the 60-year-old United Nations Commission on Human Rights. And this has become, Human Rights Council has become the key intergovernmental body responsible for human rights. So it became key after 15 March 2006. Before that, the key was United Nations Commission on Human Rights. After 2015 March 2006, Human Rights Council became the key United Nations intergovernmental body responsible for human rights. Okay. This council is made up of 47 state representatives यानी 47 देश इसके जो स्टेट्स हैं, देश हैं, इसके मेंबर्स हैं, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। लेकिन इनके द्वारा बनाए गए कानून सभी पर बाध्य हैं, लेकिन इसके अंग जो हैं, किससे ये बने हुए 47 देशों के रिप्रेजेंटेटिव से, 47 स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स। इनका काम क्या है? इट इज tasked with strengthening the promotion and protection of human rights around the globe by addressing situation present in that country at that time। ये ब्लैक वाला मिटा रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ। एड्रेसिंग के बाद यहां से शुरू है एड्रेसिंग। क्या एड्रेस किया? सिचुएशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स अराउंड द ग्लोब। दे आर एड्रेसिंग द सिचुएशन, मॉनिटर कर रहे हैं दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में, भिन्न भिन्न क्षेत्र पे ह्यूमन राइट्स का क्या सिचुएशन है, बाय एड्रेसिंग सिचुएशन of human rights human rights violations
एंड मेकिंग, उसके ऊपर अगर ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है तो उसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या रिकमेंडेशन होना चाहिए जिससे कि वो दूर हो सके, वायलेशंस एंड मेकिंग रिकमेंडेशन on them, including responding to human rights इमरजेंसी। जैसे अभी ह्यूमन राइट इमरजेंसी है यूक्रेन में, तो क्या हुआ अभी आप कह सकते हो, और होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो उस केस में ह्यूमन राइट काउंसिल फेल है, नहीं कर पाया, कर पा रहा है, इंक्लूडिंग रेस्पॉन्डिंग, रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, इंक्लूडिंग रेस्पॉन्डिंग टू, कर रहा है रेस्पॉन्ड, बट वो रेस्पॉन्स जो है इनफ नहीं है कि वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन को रोका जा सके। रिस्पॉन्ड कर रहा है, सैंक्शन लगा दिया रसिया के ऊपर, पूरा इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए हैं, वहां की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो गया, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा है। तो अब ये क्या करे, ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता था जो उसने किया, इंक्लूडिंग रेस्पॉन्डिंग टू ह्यूमन राइट इमरजेंसी ओके। तो एक लॉन्ग रन में क्या होगा, अंत में उस देश को जो वो कार्य कर रहा है ह्यूमन राइट वायलेशन का, उसे झुकना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे आर्थिक स्थिति खराब, बद से बदतर होती चली जाएगी। तो एक पॉइंट तो आएगा जब उसको झुकना पड़ेगा, लेकिन तब तक वह अपनी जिद पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन उस एरिया में करता जाएगा, क्योंकि वह ताकतवर है। ओके। तो यह तो इसके काम हो गए, करता है, कहीं कहीं फेल भी हो जाता है, कहीं कहीं फेल नहीं होता है। इसी की वजह से छोटे मोटे देश एक दूसरे का नहीं करते, जैसे इराक कुवैत पर हमला कर दिया, इराक कमजोर देश था, उसको फटाक से सबक सिखा दिया अमेरिका। तो जिसने किया, जिसने ये डिसीजन लिया कुवैत कैप्चर करने का, वो मिट गया। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में आपको पता भी होंगे, आप इसको देख सकते हो। फिर सबसे बढ़िया फीचर जो है इसका, इनोवेटिव फीचर ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, यह है कि यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू करता है। क्या है यूनिवर्सल, ये भी फीचर है जो भी लिखा है इस यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, ये हमेशा करते रहता है, शांति काल में भी हमेशा इसका काम है, पूरी दुनिया में ये रिव्यू करते रहता है। So it is the most innovative feature of the Human Rights Council, and the name is Universal Periodic Review. And it is the unique mechanism which involves a review of the human rights records. This unique mechanism involves a review of the human rights records
of all 193 United Nations member states. ठीक है, कब करता है? once every 4 years. ठीक, so this review is a cooperative, state driven process and under the auspices of the council. And this council actually provides the opportunity for each state to present measures taken and challenges to be met to improve the human rights situation in their country and to meet their international obligations. तो ये सारे चीजों को ये कवर करता है। यह रिव्यू हर स्टेट का 4 साल में रिव्यू होता है एक बार, और यह रिव्यू करने में वह स्टेट खुद मदद करता है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल को मदद करता है, क्योंकि इनिशिएशन उसी स्टेट के द्वारा लिया जाएगा, यह एग्रीमेंट में किया गया है, लेकिन छतरी होगी ह्यूमन राइट्स काउंसिल की, अंडर द ऑस्पिसीज ऑफ काउंसिल। सो इसके द्वारा अपॉर्चुनिटी प्रदान किया गया हर स्टेट को, हर देश को, कि आप वैसे कदम उठाएं जिससे कि ह्यूमन राइट्स की अवहेलना ना हो और लोग इसको एंजॉय कर सकें। और अगर अवहेलना हो रही है तो क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्यों हो रही है? कहीं धार्मिक उन्माद फैला हुआ है, कहीं आतंकवाद फैला हुआ है, तो उन चैलेंजेस का हम किस तरह से सामना करें और उसे इम्प्रूव करें, उस चैलेंजेस को निपटने के लिए जो उपाय हैं उसे हम इम्प्रूव करें। ठीक, और इम्प्रूव करें, और हमारी जो बाध्यता है, अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता है कि ये सब खून खराबा दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, सभी लोगों को ह्यूमन राइट्स मिले। लेकिन क्या होता है, क्योंकि एक ग्रुप अगर कोई ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करता है दूसरे समुदाय के ऊपर, एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय के नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, इसलिए ये दंगा फसाद होते हैं। फिर वो समुदाय फिर उस पहले समुदाय के प्रति रोष व्यक्त करेगा, फिर सरकार का काम है बीच में आके बीच बचाव करे, समझाए, जो दोषी है उसे दंड दे। तो इस प्रकार से, क्योंकि इस कंडीशन में सरकार नहीं कर रही है, जनता आपस में कर रही है। जर्मनी ने जो किया वो सरकार के द्वारा किया हुआ था, अभी जो रसिया कर रहा है वो सरकार के द्वारा किया हुआ है, जनता आपस में नहीं कर रही है। अफगानिस्तान में जो तालिबान आया वो सरकार के द्वारा किया हुआ एट्रोसिटी है, क्योंकि तालिबान वहां का अनऑफिशियली गवर्नमेंट है जिसको किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया एक्सेप्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो वो तो सरकारों के द्वारा किया हुआ ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है। लेकिन जनता के बीच में आपस में भी जहां पर डाइवर्सिटी होती है, भिन्न भिन्न समुदाय को लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं, उस समुदाय में इस प्रकार के जो एक दूसरे के प्रति जो फसाद है यह पनपते रहते हैं और होते हैं। सरकारों का काम है इसे शांत करके रखना, यानी अगर लोग अपने काम धंधे, पढ़ाई, रोजगार, बिजनेस, व्यापार इस सब में लगे हुए हैं अगर ढंग से, और वह सोसाइटी उन्नत हो रही है, दिन प्रतिदिन फलीभूत होकर प्रोग्रेस कर रहा है, तो वहां पर उन सोसाइटीज में इस प्रकार के दंगा फसाद कम देखने को मिलते हैं। लेकिन जहां पर धार्मिक उन्माद होता है जिस सोसाइटी में, वहां पर एक छोटी सी बात का भी बतंगड़ बनाना बहुत ही आसान हो जाता है।
और लोग इसको यूटिलाइज करते हैं, एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़का के अपने राजनीतिक रोटी और अपना उल्लू सीधा करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो है, तो इसको समाधान सरकारों को ही करना है, और जनता जो है उसके जो वरिष्ठ जो नागरिक हैं जिनका प्रभाव उस जनता पर है, वो जैसे कि मौलाना या कोई पंडित, वो अपने फॉलोअर्स को समझाएं, तो क्योंकि धार्मिक उन्माद है, तो उससे लोग समझ करके हो सकता है शांत बैठ जाए, तो इसका समाधान संभव है। नहीं तो कठोर से कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, और फिर लोग चिल्लाते हैं कि हमारे जो मानवाधिकार है उसका उल्लंघन हो गया। तो सरकार क्या करेगी? धर्म विशेष के किसी भी पर्टिकुलर इवेंट को बैन करेगी। तो लोग कहेंगे धार्मिक स्वतंत्रता पर खतरा हो गया, लेकिन करे तो क्या करे सरकार? अगर आजादी दे रही है तो ये फसाद कर रहे हैं, कानून व्यवस्था और ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है दूसरे वर्गों का। तो बीच का रास्ता ये सरकारें निकालती हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा शांति की स्थापना हो सके। ओके, तो इस तरह से ह्यूमन राइट्स सिचुएशन हर कंट्री में इम्प्रूव हो, उसके चैलेंजेस क्या हैं, यह ह्यूमन राइट्स काउंसिल के छतरी के बैनर के तले यह चीज रिपोर्ट में पेश किया जाता है, पीरियोडिक रिव्यू, और यह रिपोर्ट पेश किया जाता है, फिर ह्यूमन राइट काउंसिल बनाता है, और ये जनरल असेंबली को यह पेश होता है रिपोर्ट। हर कंट्री के बारे में, किसी कंट्री का स्कोर बहुत खराब रहता है, उसे वार्न किया जाता है, उस पर सैंक्शन लगाए जाते हैं, उसे पनिश किया जाता है। ओके, और इस रिव्यू के द्वारा इंश्योर किया जाता है कि हर देश के लोग अपने हर एक नागरिक को एक समान रूप से उसे ट्रीट करें और उसे समान अवसर प्रदान करें। ठीक है, पुरुष हो या महिला हो, चाहे एक धर्म का हो चाहे दूसरे धर्म का हो, चाहे उत्तर का हो चाहे दक्षिण का हो, सभी लोगों को समान रूप से ट्रीट किया जाए। और यह ट्रीट किया जा रहा है या नहीं, यह इस रिपोर्ट में उल्लेखित रहता है। तो अगर खराब रिपोर्ट है तो वह उस देश की बदनामी भी होती है, बदनामी कही जाएगी, और यह सभी देशों को के सामने उजागर हो जाता है कि वहां पर ह्यूमन राइट्स का पालन नहीं हो रहा है। ये कागजी शेर बने हुए, भले ही कितना प्रोग्रेस कर रहा हो, जैसे चाइना फॉर एग्जांपल कागजी शेर है। बहुत सारा पैसा कमा लिया, बहुत सारा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो गया, लोगों को फोर्स्ड लेबर करवा करवा के, जबरदस्ती काम करवा करवा के बहुत सारे पुल और ये बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट इन्होंने खड़े कर लिए, लेकिन ह्यूमन राइट्स का कंडीशन वहां पर बदतर है। यानी वहां रहने वाले चाहे लोग जो हैं जीवन को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, या उसी कंडीशन में रहने को ही उन्होंने जीवन मान लिया है। Okay, so in the next class we will discuss more about this human rights. Okay, student. So I am ending this class now. Thank you. The next Sunday, your next class will happen.